हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर दीक्षा और मैं आपका स्वागत करती हूं क्लास 9th के इस पहले लेसन में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो शुरू करें स्टूडेंट्स, उससे पहले देख लेते हैं कि इस लेसन में हम आखिर क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या होता है। फिर देखेंगे कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हम जानेंगे कि क्या मैटर की इन स्टेट्स को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर हम ये लेसन एंड करेंगे बाय डिस्कसिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो चलते हैं। इस वीडियो लेसन में हम क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे मैटर। हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम क्या क्या कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने वाले हैं। हम समझेंगे मैटर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। फिर हम देखेंगे कि मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो क्या है। और फिर हम जानेंगे कि जो मैटर है पार्टिकल से बना है, तो उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन क्विकली। तो हम पहले जानते हैं कि मैटर आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स, आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं। तो इसी तरह का कुछ आपको सीन नजर आएगा। आप स्टडी रूम में बैठे हैं, आपके आसपास क्या है, आप एक चेयर पे बैठे हैं, फिर आपकी टेबल है, आपके पास कंप्यूटर है, ढेर सारी किताबें टेबल पे पड़ी हैं, ग्लासेस हो सकते हैं आपके पास, आपका कोई पेट डॉग या कैट हो सकता है, आपके आसपास प्लांट्स हो सकते हैं। जब आप खिड़की से बाहर देखें तो आपको नजर आ सकता है सन, आपको नजर आ सकते हैं बहुत सारे बादल। तो स्टूडेंट्स, इन सभी चीजों में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि ये सभी चीजें ऑक्यूपाई करती है स्पेस, जो कुछ जगह घेरती है ये सारी चीजें, यानी कि ये इनमें क्या है, वॉल्यूम है। और इन सभी में क्या होता है, मास, मतलब इन सभी चीजों में होता है थोड़ा भार और ये जगह घेरती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप, मैं, जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा, बादल, सूरज, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं वो सभी किस में आती हैं, वो सभी मैटर कहलाती हैं। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि जब मैटर के बारे में साइंटिस्ट को पता लगा तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मैटर आखिर किससे बना है। तो हमारे जितने भी इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे बहुत सालों पहले, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये समझा कि मैटर हो सकता है इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। These are the 5 basic elements। कौन कौन से हैं? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनता है, मैटर बनता है। पर जैसे जैसे साइंस ने एडवांस किया तो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया मैटर को। उन्होंने ये बोला कि मैटर को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? फिजिकल का मतलब ये होता है कि कोई चीज कैसी दिख रही है आपको, आपके सामने विजिबल है ना। आपके सामने जो चीज दिख रही है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि मैटर अगर कहीं दूसरे मैटर के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, कुछ रिएक्शन कर रही है, उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, अंदर क्या चल रहा है उसके, वो सभी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इस लेसन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैटर आखिर बना कैसे है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें समझना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्या हुआ, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक स्कूल ये कहता था कि मैटर है वो कंटिन्यूस है। जैसे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी का टुकड़ा एक कंटिन्यूस चीज है, तो वैसे ही मैटर भी कंटिन्यूस है। फिर दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा कि नहीं, हमें लगता है कि मैटर बना है छोटे 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 पार्टिकल्स को मिलाकर। जैसे कि आपने देखा होगा सैंड होती है, जो रेत होती है, उसके कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे ही कोई भी चीज जो मैटर है वो इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बनी है। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा?
साइंस में कंफ्यूजन क्लियर होता है जब हम करते हैं कोई एक्टिविटी। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि अगर हम पानी ले और उसके अंदर डाले 2 चम्मच सॉल्ट, ठीक है, हमने नमक डाल दिया। जैसे ही आपने नमक डाला और उसे घुमाया, स्टर किया, तो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि नमक तो गायब हो गया, ठीक है, मैजिक हो गया। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, असल में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि नमक जो है वो डिसअपियर हो गया, मतलब कि गायब हो गया, दिखाई नहीं आपको। और पानी का जो लेवल है वो भी नहीं बदला, राइट। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि जो सॉल्ट है वो गायब नहीं हुआ है, बस क्या हुआ कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में होती है जगह, स्पेस होती है। तो उन्हीं स्पेसेस में शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह बना ली और इसीलिए आपको शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आए, है ना। तो जो शुगर या सॉल्ट है जो भी आपने डाला है पानी में, वो कहाँ चले जाते हैं, पानी के बीच की जो जगह है उसमें चले जाते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, प्रूव ये किया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैटर कंटिन्यूस होता तो वो पानी के बीच की जगह में जाता नहीं, वो आपको वैसा का वैसा नजर आता और पानी का लेवल बढ़ जाता। लेकिन पानी का लेवल नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है उन्होंने क्या किया, वाटर के बीच की स्पेस में अपनी जगह बना ली। तो अगर ये पार्टिकल नेचर नहीं होता चीनी का या नमक का, तो आपको पानी का लेवल बढ़ा हुआ नजर आता और आपको शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स नजर आते पानी में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होता तो आपको ये ऑब्जर्वेशन नहीं दिखती। कंटिन्यूस नहीं है, पार्टिकल नेचर है। शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते, तोड़ते रहते हैं और तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, पानी के बीच की जगह में अपनी जगह बना लेते हैं, वो उनमें घुस जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने क्या पढ़ा कि मैटर होता है पार्टिकल्स से बना हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि पार्टिकल से तो बना है, लेकिन इसकी साइज क्या है, क्या ये पार्टिकल्स बड़े हैं या क्या ये पार्टिकल्स छोटे हैं, तो ये हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एक बूंद पानी की, है ना, ये छोटी सी बूंद पानी की, अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा लूं और इसको जूम करके देखूं, तो आपको ये नजर आएगा कि इतना छोटा सा पार्ट, छोटी सी बूंद का, वो भी किससे बना है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना है। इसका मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये इतना सा छोटा सा पार्ट बना होगा एक छोटी सी पानी की बूंद का, है ना। तो इतना छोटा पार्टिकल है। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए, कि कैसे हम ये जाने कि ये पार्टिकल्स जो है ये बहुत छोटी साइज के हैं। तो यहाँ पे भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, 100 मिलीलीटर पानी लेना है। उस 100 मिलीलीटर पानी में हमने डाले हैं 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पिंक कलर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल छोटे छोटे इस पानी में डाले और उसको घोल दिया। तो घोलने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमें मिलता है एक पिंक सोल्यूशन, है ना, एक पिंक कलर का सोल्यूशन मिल गया। अब हमने क्या किया, अब हम इस सोल्यूशन को और डाइल्यूट करते हैं, मतलब और पानी डालेंगे। कैसे, इस पिंक सोल्यूशन का हमने लिया 10 ml और उसे 90 ml पानी में और डाल दिया, तो हमें वापस से 100 ml का सोल्यूशन मिल गया। पर इस बार आप देखोगे, क्योंकि हमने इसमें और पानी डाला ना, तो क्या हुआ, ये पिंक कलर का सोल्यूशन तो बना पर थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया, है ना। पिंक कलर अभी भी है पर थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया, राइट। अब वापस से यही एक्टिविटी दोहराते हैं। इसमें से फिर से लेंगे 10 ml सोल्यूशन और फिर से 90 ml पानी में घोल देंगे, ठीक है, और डाइल्यूट किया। तो यहाँ पे भी हमें पिंक कलर नजर आया, लेकिन थोड़ा सा और हल्का। और फाइनली वापस हम क्या करेंगे, 10 ml इसमें से लेंगे, 90 ml पानी में घोलेंगे और फिर से हमें क्या मिल गया, बहुत लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन मिल गया। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हो उस पिंक कलर को, पिंक सोल्यूशन का जो कलर है वो एंड वाले बीकर तक भी हमें नजर आया। इसका मतलब ये हुआ, जो छोटे छोटे 2-3 क्रिस्टल्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए थे,
वो कितने छोटे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं, तभी तो जाके वो क्या हुआ, एंड वाले बीकर तक भी उसका कलर नजर आया। मतलब उन 2-3 क्रिस्टल्स ने अपने आप को इतना डिवाइड किया कि वो एंड वाले बीकर तक भी उसका पिंक कलर हमें साफ साफ नजर आया। ठीक है, तो ये ईच डाइल्यूशन पे जो हमारा पिंक कलर नजर आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि मैटर है जो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है, और ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं। अब हम देखते हैं इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, जितना भी मैटर है किसी भी स्टेट में है, उन सभी में ये कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? इन सभी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होती है जगह, स्पेस होती है, और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, और फाइनली इन पार्टिकल्स के बीच में होता है एक फोर्स जो इनको जोड़ कर रखता है। तो हम इन पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने पहली एक्टिविटी में तो देखा ही था। आप पानी लोगे, उसमें शुगर या सॉल्ट डालोगे, घोलोगे, तो क्या आपको शुगर सॉल्ट नजर आता है? बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि पानी के बीच की जो स्पेसेस है उनमें पहुंच जाते हैं शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स। वैसे ही स्टूडेंट्स, आप सभी को, मुझे लगता है, मैं अगर गलत ना हूं, आप सभी को नींबू पानी बहुत पसंद होगा। कैसे बनाते हैं नींबू पानी? हम लेते हैं पानी, उसमें डालते हैं लेमन जूस, फिर डालते हैं नमक और चीनी, है ना। जब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को घोल देते हैं, तो क्या आपको लेमन जूस, सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स अलग अलग नजर आते हैं? नहीं नजर आते ना, सब एक दूसरे में घुल गए। तो वो घुले कैसे? घुले इसलिए क्योंकि पानी के बीच के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में होती है जगह। अगर जगह नहीं होती, अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती, तो आपको आसानी से शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस के पार्टिकल्स नजर आ जाते, है ना। नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब वो कहाँ चले गए? इन स्पेसेस में ही तो चले गए। कोई चीज डिसॉल्व होती है या मिक्स हो जाती है तो वो कैसे होती है? क्योंकि वो उनकी जगह में घुस गई। ठीक है, तो ये हमें एक्टिविटी प्रूव करती है, सिंपल सी एक्टिविटी, कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में जगह होती है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, लेमनेड बनाने में क्या होता है। वन टाइप ऑफ मैटर दे गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ अनदर टाइप ऑफ मैटर, है ना। यही तो हुआ, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बाकी पार्टिकल्स ने अपनी जगह डाल दी। ठीक है, उस जगह में वो घुस गए, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि मैटर जो है उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ना, इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आपने पूजा करते समय क्या जलाई होगी? अगरबत्ती, जिसे हम कहते हैं इंसेंस स्टिक। तो अगरबत्ती का धुआं आपने चलते हुए देखा है ना, ये मूवमेंट तो देखी ही है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी स्टूडेंट्स, कि जब आप अगरबत्ती जलाते हैं, अगर कोई इंसान किसी दूसरे रूम में बैठा है, तो उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो उस रूम तक भी जाती है ना। तो खुशबू उस रूम तक पहुंची कैसे? अगर अगरबत्ती के पार्टिकल्स मूव करेंगे तभी तो वो दूसरे रूम तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो मूव करते हैं इधर से उधर, है ना। तो मूवमेंट यहाँ से समझ में आ गया आपको। अगरबत्ती की स्मेल आपको अपने दूसरे रूम तक भी आप सेंस कर सकते हो उसकी स्मेल, क्योंकि अगरबत्ती के पार्टिकल्स मूव करते हुए वहां जाते हैं, राइट। एक और चीज आपने नोटिस की होगी स्टूडेंट्स, अगर आप पानी ले, उसके अंदर डाले ब्लू इंक, है ना, आपके पास कोई फूड कलर है या ब्लू इंक है, अगर आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालें, आप ये देखेंगे कि कुछ ही समय बाद पूरा पानी नीला हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो नीली इंक है उसके पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। अगर इंक, ब्लू इंक के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो वो एक ही जगह पे दिखते हैं आपको, है ना। एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते वो। पूरा पानी नीला हो गया, इससे यही तो प्रूव होता है कि ये जो ब्लू इंक है वो मूव कर रही है पानी के अंदर, है ना। वैसे ही आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर आप हनी ले, शहद को जब आप पानी में डालेंगे तो वो क्या करती है? घुलती तो वो भी है, लेकिन वो समय लेती है। सबसे पहले वो क्या होता है, क्योंकि ये थिक लिक्विड है हनी, तो इसलिए हनी सबसे पहले नीचे बैठ जाती है और फिर उसे काफी घंटे लगते हैं पानी के साथ मिक्स होने के लिए। ठीक है,
फाइनली स्टूडेंट्स हम ये एक्टिविटी देखते हैं, क्या कहा गया इसमें, आपने लिया कोल्ड वाटर और दूसरे बीकर में आपने लिया हॉट वाटर, ठीक है। करा क्या अभी अपन ने, अब यहाँ पे डालेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, वही पिंक वाले क्रिस्टल्स है हमारे पास, इसमें भी उतने ही डालेंगे, 2-3 क्रिस्टल्स, यहाँ पे भी उतने ही डालेंगे। आप ये ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स कि ठंडे पानी में आप देख सकते हो ये जो घुलना है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो घुलना है वो थोड़ा थोड़ा धीरे होता है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत घुल जाता है और पूरा का पूरा पानी पिंक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मिक्स हो रहा है यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही केसेस में, तो क्या हुआ, जहां पे हॉट वाटर था वहां पे ये तेजी से घुला, जहां पे कोल्ड वाटर था वहां पे धीरे धीरे घुला। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तीनों ही केसेस में हमने देखा। अगरबत्ती के केस में भी हमने देखा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अगरबत्ती के, फिर हमने देखा कि जो ब्लू इंक है वो पानी में घुल रही है, तो वो मूव कर रही है पानी के अंदर, तभी तो वो घुल पा रही है उसके अंदर। और फिर हमने ये देखा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज मूव कर रही है, जब भी कोई चीज मूव कर रही है, जिसमें भी मूवमेंट होता है, वो होता है क्योंकि उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में आप खेलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज भागते हैं, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि इनमें कितनी ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। समझ में आ गया, तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स में उतना ही तेजी से वो मूव करता है। या आप उल्टा भी कह सकते हो, जो पार्टिकल्स जितना तेज घूमते हैं या भागते हैं या मूव करते हैं उनमें क्या होती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जो बच्चे प्लेग्राउंड में तेजी से भाग रहे हैं वो बहुत अच्छा खा पी कर आए हैं, तो उनको एनर्जी मिल गई तभी तो वो मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स को जितना आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे, जितना आप हीट करोगे, उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा था अपने हमारे आखिरी एक्टिविटी में, पोटेशियम परमैंगनेट हॉट वाटर में कितना तेजी से जल्दी बहुत फास्ट घुल गया, है ना, पूरा सोल्यूशन पिंक हो गया। और जो ठंडा पानी था उसके अंदर क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स धीरे धीरे घुल रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था उन्हें पानी के साथ घुलने में, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आया, जितना आप हीट करोगे उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतना मूवमेंट होगा और उतना ही ज्यादा वो जल्दी से मिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग की मैं बात कर रही हूँ ना बार बार, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए, तो इस इंटरमिक्सिंग को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग तो हो रही है, अगरबत्ती के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घुल रहे हैं। जैसे हमने और भी क्या कहा था, ब्लू इंक, ब्लू इंक को आप पानी में डालोगे तो वो भी क्या हो रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स भी पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो इंटरमिक्सिंग हो रही पार्टिकल्स की, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, है ना, एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स है, एक पानी के मॉलिक्यूल्स है, एक हमारे पास पार्टिकल्स है अगरबत्ती के, दूसरे है एयर के, तो दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, मिक्स हो रहे हैं आपस में, ये हो रहा है ऑन देयर ओन, ये अपने आप होता है। क्या हम उसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, है ना, हमने स्टर भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी में ऐसे डाल दिए, वो अपने आप पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की, दे अट्रैक्ट ईच अदर।
मतलब ये पार्टिकल्स आपस में अपने आप में बंधे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई फोर्स है जो इनको साथ रख रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बहुत किया, ये आप सबने भी बहुत किया होगा। हम कोशिश करते हैं पानी की धार को तोड़ने की। क्या हम तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते, क्योंकि जैसे ही आप अपनी उंगली यहाँ बीच में रखते हैं, पानी की धार तो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, वो रुकती नहीं है ना। तो इसका मतलब कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में जो इनको एक साथ रख रहा है ना, इकट्ठा रख रहा है ना। अब स्टूडेंट्स क्या हमें देखना है? फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है इनके बीच में, और यही फोर्स क्या कर रहा है? इन पार्टिकल्स को साथ में रख रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है, ठीक है। पर क्या ये फोर्स सारे मैटर के लिए सेम है? जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, क्या ये फोर्स सेम है उन सब चीजों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फोर्स जो की स्ट्रेंथ है, इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है, ठीक है। तो अगर आपने चौक का टुकड़ा लिया है और आपने एक आयरन का टुकड़ा लिया है, किसको तोड़ने में आसानी होगी? चौक का आप आसानी से तोड़ सकते हो, आयरन के टुकड़े को तो आप कभी तोड़ नहीं सकते, तब उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो है ना डिफरेंस फोर्स में, है ना। आपको अपना एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है आयरन को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास है, उनके बीच का स्ट्रेंथ जो है फोर्स का वो काफी ज्यादा हाई है। तो जब ये बहुत पास पास है तो क्या आप उसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे आसानी से, है ना। तो यही बात हो रही है। अगर आप बात करें सॉलिड्स की, तो आपके आसपास आयरन की, कॉपर की कोई रॉड है, एल्यूमिनियम की कोई रॉड है, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा फोर्स होता है ना। और इस वजह से इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे में बहुत गहरी दोस्ती है ना, दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। तो बहुत पार्टिकल्स जब पास होते हैं तो आप बाहर से क्या इनकी दोस्ती को तोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। इनको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, अलग अलग मैटर जो स्टेट है उसमें अलग अलग होती है ना। पानी के केस में आप देख सकते हो, आप अपनी उंगली डाल सकते हो पानी की धार में, है ना। तो आपने उंगली अंदर डाली, इसका मतलब उनके बीच का फोर्स थोड़ा कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं कि आपने उसकी धार को तोड़ दिया, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं हवा की, आपके आसपास हवा जो बह रही है, आप क्या अपना हाथ जब इसमें डाल रहे हैं तो क्या आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं, बहुत आसानी से आप अपना हाथ हवा में हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कम है, वो दूर दूर है, दूर के रिश्तेदार है, वो बिल्कुल आपस में नहीं मिलते हैं, है ना। तो उनके बीच का फोर्स काफी कम है। तो जब बीच का फोर्स, बीच का बॉन्ड जो है वो कम है, तो आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा सकते हो आसानी से, है ना। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि फोर्स तो है, पार्टिकल्स को पास पास रखता है, लेकिन अलग अलग मैटर में वो अलग अलग होता है, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, सब मैटर में सेम नहीं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 1। हमने क्या सीखा इस पार्ट 1 में? हमने देखा मैटर का पार्टिकुलेट नेचर, हमने ये समझा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, और दूसरी चीज हमने सीखी इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वो तीनों आपने और हमने समझी, ठीक है। अब बारी आती है एक छोटे से क्विज की, हम देखते हैं आपकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। तो जानते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not matter? Not, okay? कौन सा नहीं है? चेयर, हमें पता है चेयर तो मैटर है, मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एयर, हवा, इसमें भी मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कोल्ड, क्या कोल्ड मैटर है? बिल्कुल भी नहीं। कोल्ड क्या है? एक फीलिंग है ना। तो क्या आप कोल्ड को देख सकते हो? क्या उसमें भार होता है? बिल्कुल नहीं। लेमन वाटर बिल्कुल मैटर है ना। लेमन वाटर के अंदर भार है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? कोल्ड। कोल्ड इज नॉट मैटर। ये तो क्या है? एक फीलिंग है ना। इसको हम देख नहीं सकते, इसका हम वेट नहीं ले सकते, ये कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ये हमने समझा था क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A piece of chalk can be broken into small particles by hammering. तो मैंने आपको बताया था कि चौक को तो आप आसानी से तोड़ सकते हो, पर क्या हम आयरन के कोई ब्लॉक को या आयरन की रॉड को आसानी से तोड़ सकते हैं या हैमर से तोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं तोड़ सकते? उसका परफेक्ट रीजन क्या है? परफेक्ट रीजन ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। मतलब आयरन के जो पार्टिकल्स है उनमें जो फोर्स है अट्रैक्शन का, जो बीच में उनके आपस में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो बाहर से आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसकी दोस्ती को तोड़ नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। चॉक के पार्टिकल्स जो है उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कम होता है, तो बाहर से आप उसे आसानी से तोड़ सकते हो, उनके बीच इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है। तो यही रीजन है कि आयरन को हम बहुत आसानी से हैमर से नहीं तोड़ सकते, पर चॉक को हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये पार्ट 1। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, आप समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल से बना है और उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, रिवाइज करके रखिएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।